तो नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 1 फेडरलिज्म। ये पार्ट 1 है, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद, ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। देखिए, तो जो हमारी बुक है उसमें संघवाद को मतलब इस टाइप से समझाया गया है कि हमने देखिए पहला चैप्टर पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी थी। और उसमें मतलब हमने क्या देखा था कि जो श्रीलंका है उसमें सत्ता का बंटवारा नहीं होता है और बेल्जियम है, बेल्जियम की सरकार सत्ता का बंटवारा कर लेती है, ठीक है। तो संघवाद को जरा मतलब देखिए क्या होता है कि जो संघवाद होता है उसे मैं बताऊँ तो मतलब ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था, हम कह सकते हैं कि ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था जिसके एक से ज़्यादा मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं और जहाँ इनमें मतलब क्या होता है, शक्ति का बंटवारा पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसे रीड कर लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। क्या होता है, अगर संघीय शासन व्यवस्था है तो उसमें जो सत्ता है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। पहली बात, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। यानी जो संघीय व्यवस्था है उसमें कितने स्तर की सरकारें होती हैं? 2 स्तर की। इसमें एक सरकार जो है वो पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय, सॉरी, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए जिसमें जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें तो जो शासन के दिनों दिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है मैं बताऊँ तो हमने जो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी तो वहाँ हमने क्या देखा था कि जो श्रीलंका है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब दोनों में अगर हम डिफरेंस करें तो जो श्रीलंका है उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर जो है वो जो मतलब अधिकार है वो सब केंद्रीय सरकार के पास है। और अगर हम बात करें बेल्जियम की तो इसमें क्या है, 2 स्तर की सरकारें जैसे कि हम जानते हैं कि संघवाद में 2 स्तर की सरकारें हमने अभी पढ़ा, ठीक है। 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। तो वहाँ पर जो है बेल्जियम में वहाँ 2 स्तर की सरकार भी है और एक सरकार जो है वो पूरे देश के लिए, फिर राज्य और प्रांत स्तर की सरकारें हैं। और जो दोनों स्तर की सरकारें हैं ना वो अपने अपने स्तर पर मतलब स्वतंत्र होकर कार्य करती है। यही तो बात दी गई है, ठीक। उसके बाद में इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करते हैं, जैसे कि श्रीलंका। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। जो केंद्रीय सरकार है वह उन्हें आदेश देती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों जो स्तर की सरकारें हैं वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर का मतलब ये इसके मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है, खुद मतलब इतने डिपेंडेंट। उसके बाद में पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें समझ में क्या है, पहली बात कि जो मतलब संघीय शासन व्यवस्था है उसमें जो सत्ता है वो केंद्र और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 2 स्तर की सरकारें होती हैं, सॉरी 2 स्तर की सरकारें होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो
मतलब एक राज्य और फिर इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी वो ये है कि जो दोनों स्तर की सरकारें हैं ना, वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। अगर हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्तर होता है और बाकी जो इकाइयाँ होती हैं वो उसके अधीन अधीन कार्य करती हैं, बाकी इकाइयाँ अधीन होकर काम करती हैं। और इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय सरकार है वह स्थानीय या प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो संघीय व्यवस्था, जो संघवाद है वो है क्या। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसकी विशेषताओं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि दो स्तर की सरकार है, मतलब दो या अधिक स्तरों की सरकार होती है। और अलग अलग स्तर की सरकारें जो है वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र, मतलब अपने अपने जो मतलब जिस टाइप, जैसे प्रांतीय है तो वो जिस टाइप से अपने रूल्स रेगुलेशन से, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। मतलब कोई भी अगर काम है, मौलिक प्रावधान है, ठीक है, वो कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती। अकेले मतलब अगर उसमें कुछ चेंजेस या कुछ भी संशोधन करना चाहे तो नहीं, ऐसा जो है उसमें मतलब दोनों स्तर की जो सरकार है उनकी दोनों की सहमति होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत, ठीक है, किसको, अदालत को। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ पर हम मोटा मोटा करें तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दोहरी स्तर की सरकार, ठीक है, दो स्तर की सरकार। उसके बाद में संविधान आता है कि भाई अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है ना, और जो मतलब संविधान में लिखा है जिस टाइप से वर्णित है उसी टाइप से वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करते हैं। उसके बाद में मतलब कोई भी अगर कानून या कोई भी प्रावधान है तो उसको कोई भी स्तर की जो एक स्तर की सरकार है वो अकेले नहीं बदल सकती, दोनों की सहमति होना जरूरी है। उसके बाद में जो मतलब और उसके बाद में हम कहें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब हमारे मतलब वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। अब देखते हैं, वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत, मतलब अलग अलग टाइप से अपना रेवेन्यू, अलग अलग टाइप से अपना राजस्व अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्या करती है, अलग अलग स्रोत कह सकते हैं, वैसे निर्धारित करती है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, दो उद्देश्य हैं, कौन कौन से, कि पहला तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। इस कारण जो संघीय व्यवस्था है के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। इतनी चीज क्लियर हुई। पढ़ते अगले। तो यह बात जो है वो इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। कैसे, दो तरीकों से। तो देखिए वो दो तरीके देख लेते हैं। तो जो दो तरीके हैं उनमें से जो पहला तरीका है, पहले तरीके की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक कह सकते हैं स्वतंत्र जो देश है, ठीक है, उनको साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। और एक जो होता है वो ये होता है कि जो बड़ा देश है, ठीक है, कोई बड़ा देश है उसके द्वारा अपनी जो अंदर की जो विविधता है उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। यानी कि जैसे कि हमारा देश है, जो राज्य हमारा जो देश है उसके बाद में मतलब इनका मतलब राज्यों का गठन किया गया है ना,
और जो अमेरिका है, यानी जो अमेरिका है उसको ना मतलब जो अमेरिका है वो पहले 50 राज्यों में डिवाइड था, ठीक है, उसे जोड़कर बनाया गया। अमेरिका 50 राज्यों में डिवाइड था और उसे जोड़कर बनाया गया। और भारत है, भारत को आप देख सकते हैं कि जो भारत था वो एक था और इसे बाद में विभाजित कर दिया। ये समझ सकते हैं कि मतलब एक तो ये हो गया कि राज्यों को कह सकते हैं मिला के मतलब बनाना, ठीक है, और एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा देश होना उसे डिवाइड कर देना, ठीक। तो ये होते हैं दो तरीके, दोनों समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। किसने? संविधान ने। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार, मतलब दो स्तरीय। कौन कौन से? एक संघ और केंद्र। कितने? संविधान ने मौलिक रूप से। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ को प्रतिनिधित्व करना था। जो केंद्र सरकार है वो पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर के शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अधिकार, अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। देखिए, पहले हमारे संविधान ने क्या किया था? संविधान ने सिर्फ दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक संघ और दूसरा राज्य सरकार। उसके बाद में जो तीसरा ये जो स्थानीय सरकार वाला बन गया, यानी नगर पालिका, और ये जो पंचायत वाला, ये बाद में जोड़ा गया। तो ये जो तीनों स्तर की जो शासन व्यवस्था है वो अपने अपने अलग अलग मतलब अधिकार उनके हैं। तो एक अगली चीज पढ़ते हैं वो ये कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया। ये तीन सूचियां इस प्रकार, देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। अगर हम बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय, मतलब यहाँ पर पूरे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है और यहाँ पर केंद्र, प्रांतीय और स्थानीय राज्य है, ठीक है। और उसके बाद में समवर्ती सूची। समवर्ती में क्या होता है कि जो मतलब शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों के साझी दिलचस्पी में आते हैं, मतलब दोनों को दिलचस्पी। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा पे हमारी राज्य सरकार भी कुछ काम कर सकते हैं और संघ जो सरकार है वो भी काम कर, केंद्र सरकार भी। और इसमें क्या होता है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है और राज्य में सिर्फ राज्य को होता है, यानी राज्य सूची में सिर्फ राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती में कानून जो है वो राज्य और केंद्र दोनों को ही इसका जो मतलब कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए, जो संघ सूची है उसमें कानून कौन बनाता है? राज्य, उसका नाम ही है संघ, ठीक। और इसमें ऐसे विषय आते हैं जो मतलब राष्ट्रीय स्तर के मतलब पूरे नेशनल लेवल के, और राज्य सूची तो स्टेट लेवल के आते हैं इसमें, और इसमें जो कानून है वो राज्य बनाता है। समवर्ती, समवर्ती मतलब दोनों होते हैं, ठीक, जिसमें दोनों की दिलचस्पी हो, ऐसे ऐसे कानून, ऐसी मतलब ऐसे मुद्दों पर कानून जो जिसमें दोनों की दिलचस्पी हो और दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा और अगले देख लेते हैं। और तो देखिए, जो विषय में से किसी सूची में नहीं आते हमारे संविधान के अनुसार, बाकी बच्चे विषय जो मतलब हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि जो सबको साथ लेकर जो चलने की नीति है उसको मानकर बनी अधिकतर जो बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के जो सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। यह विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी। तो देखिए, यानी जो मतलब जो सबको साथ लेकर जो चलने की नीति है उसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब सबको एकदम सबको राइट नहीं। जैसे कि हमने देखा कि जो कुछ राज्य हैं उनको विशेष दर्जा मतलब स्पेशल राइट्स उन्हें प्राप्त है। जैसे कि हम बात करें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक। इन्हें क्यों? क्योंकि अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण
जो भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ। आप देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, जो मतलब ये जो राज्य हैं, कुछ राज्य हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, वो क्यों मतलब क्यों लाभ उठाते, तो क्यों अपने सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। अच्छा, ये किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 371 के तहत। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन जो है वो जो मतलब चलाता है वो केंद्र चलाता है, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित, केंद्र का शासन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 में। और चलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।